अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्किरन ताहिर। डोनाल्ड ट्रंप एक जानब कह रहे हैं कि बिग डील इज़ इन द ऑफिंग। इट्स ए मैटर ऑफ डेज नाउ कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा लैंडमार्क मुआहदा होने जा रहा है, और इसकी फोरकास्ट कोई और नहीं कर रहा बल्कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अमेरिका कह रहा है कि हमने 100 से ज़ायद जेट्स जो हैं और साथ में वारशिप, वो स्टेट ऑफ हरमूज़ का उसने मुहासरा किया हुआ है। अपेरेंटली यही लग रहा है कि ये एक साइड पे पूरा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो किसी ना किसी तरह मुकम्मल एग्री कर जाए इसके ऊपर जो शराइत हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लैंडमार्क डील को लेके। तो ईरान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अभी कोई ज़्यादा ईरान की तरफ से हमें धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट नहीं मिल रही। एक आज और पॉजिटिव जो स्टेटमेंट आया है फ्रॉम द अमेरिकन साइड कि ईरान शायद एग्री कर गया है, जो यूरेनियम का स्टॉक उसके पास मौजूद है उसको सरेंडर करने के लिए सरेंडर करता है, या उसको कहता है कि इसको हमें आप कंपनसेट करें तो हम इसको सरेंडर कर देते हैं। और इसको एनरिचमेंट के हवाले से भी जो नंबर 1 स्टिकिंग पॉइंट था या नंबर 1 पॉइंट फ्रॉम यूएस साइड के हर सूरत में ईरान जो है वो यूरेनियम को परसू नहीं करेगा। तो अगर ये सेटल होता नज़र आ रहा है तो इवेंचुअली स्टेट ऑफ हरमूज़ का मामला भी सेटल हो जाएगा एंड सो फोर्थ। इसके ऊपर ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट होंगी। अभी भी जो जितनी भी जो उसकी इकॉनमी का दारोमदार है उसके ऑयल के ऊपर है। ईरान की 90% के करीब जो है उसकी इकॉनमी रिवॉल्व करती है। वंस सैंक्शंस वुड बी रिमूव्ड तो उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि अक्रॉस द ग्लोब वो ऑयल बेचने की पोजीशन में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने की पोजीशन में होगा और खुशहाली की तरफ जाएगा। और शायद इसका समर पाकिस्तान भी लेगा बहुत तरह से। पहला यही कि ईरान से सस्ता तेल आएगा, और एंड टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान जिस तरह की मीडिएशन कर रहा है उसका एक बेनिफिट तो अभी हमने देखा ही है इन दैट केस के सऊदी अरेबिया का ट्रस्ट आपके सामने है। अभी $2 बिलियन उसने डिपॉजिट करवा दिया है हमारे फॉरेन रिजर्व में, और 3 बिलियन का उसने मज़ीद कमिट किया है। सिमिलरली कतर भी कमिट कर रहा है बिलियंस। तो ये एक तो हम जो इम्पैक्ट है जो यूएई ने अपने $3.5 बिलियन हमसे मांगे थे हम उसको वापस करेंगे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन एनीवेज यूएई के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं कि अब हम ग्वादर को ज़्यादा बिल्ड करेंगे, उसको सऊदीया जो है उसमें इंटरेस्टेड है। आगे चल के इस पर क्या डेवलपमेंट होती है तो वो देखेंगे। साथ में हम प्रोग्राम में पूरा इसका इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे इकनॉमिक के। अभी तक जो इकनॉमिक फॉल आउट हुआ सारी इकोनॉमीज़ के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर। अभी यूएन की ताज़ा रिपोर्ट जो है वो मार्केट में आई है और वो बता रही है रिपोर्ट के 4.5 करोड़ जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाने का ख़दशा है इस यूएस ईरान वॉर से। तो पॉसिबली जा ही चुके हों, और अगली रिपोर्ट में हम यही पढ़ रहे हों कि 4.5 करोड़ लोग जो विक्टिम बने हैं इस वॉर का। इन पॉलिटिकल आस्पेक्ट, इकोनॉमिक आस्पेक्ट दोनों पे बात करने के लिए हमने दावत दी है 2 सीनियर जर्नलिस्ट को। गीती आरा ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम वाशिंगटन, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। दोनों गेस्ट को प्रोग्राम में खुश आमदेद। गीती आरा, आपसे स्टार्ट करूँगा। ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ डेज कि ये लैंडमार्क डील होने जा रही है और शायद मैं पाकिस्तान आ जाऊँ, तो क्या वो जो दस्तखत करने के लिए आएंगे? क्योंकि क्रेडिट लेने में हमेशा से वो आगे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा था कि मैंने अभी बैरूत की जंग रुकवाई है, और ये जो नंबर अब हो गया जो जंग रुकवाने का वो 10वां नंबर था। तो ये 11वीं जंग खुद ही उन्होंने स्टार्ट की थी, खुद ही ख़त्म करेंगे। तो क्या पाकिस्तान आएंगे और साथ में? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। देखिए, सदर ट्रम्प का ये कि उनका एक बड़ा शुरू से एक तरीक़ेकार है, और उसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो उसको काफी यूज भी करते हैं। अब वो किस हद तक कॉन्शियसली है, किस हद तक अनकॉन्शियसली, ये नहीं कहा जा सकता। अब कल तक उन्होंने जो बयान दिया था उसमें यही था कि ईरान जो है वो हमारी सारी जो डिमांड्स हैं और उनसे अग्री करके,
और जैसे आपने कभी मेंशन किया कि मैं शायद पाकिस्तान भी जा सकता हूँ। तो देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि अब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो सदर हैं इस मुल्क के, और प्रोटोकॉल यही होता है कि आपको फिर आगे से जो मिलने वाला आदमी हो या जो पार्टी हो, वहां से भी फिर आपको उसी लेवल का शख्स जो है वो आपको आपका काउंटर पार्ट हो जब आप उसको मिलने जाएं। तो क्या ईरान के प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान आएंगे? ये इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन ये भी है। ये तो बिल्कुल प्रोटोकॉल ऐसे नहीं होता कि मैं एक वजीर को भेजूं, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर आ जाए। एक तो ये बेसिक है। दूसरा ये कि वो किस हद तक इसमें जो है वो अब सीरियस हैं, ये भी कहना मुहाल है, क्योंकि जो मैं तो कहती हूँ तीन नगीने जो उन्होंने पहले भेजे थे, खासकर दो तो बहुत ही उम्दा उनमें से नामी गिरामी हैं, जैरेड कुशनर और विटकॉफ जो हैं। तो वो तो अब तक का उनका जितना ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो दे आर ह्यूज फेलियर। वो जहां जाते हैं वो तमाम काम खराब करके आते हैं। और यहाँ पे भी अब देखेंगे, ईरान के जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने तक ने ये कह दिया कि देखें सब कुछ ही हो चुका था। ये बात पहले भी की थी जो है इराकची, उन्होंने भी की थी कि सब कुछ तय पा चुका था, हमें तो नहीं पता आखिर में क्या हुआ। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस अचानक गए और आनंद फानंद तो एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 साढ़े 3 मिनट की वो चले गए। तो तमाम चीजें तय पा चुकी थी। तो अब अगर दोबारा तय पाएंगी इनके जरिए, तो फिर आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ। और लेकिन अगर जैसे कि अब समझा जा रहा है कि चीजें ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और काफी हद तक, तो अब अगर इनको सिर्फ एक जैसे कहते हैं फॉर्मेलिटी के लिए ही इन्होंने भेजना है, फिर तो ये नगीने काम आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बिठाना है उनको, और उनको रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना यरूशलेम के, टेल अवीव के भी चाहिए। तो वो समझे यही जाते हैं कि उनके काफी करीब हैं जो गवर्नमेंट है इसराइल की। और एक ये भी वजह है कि वो पेश पेश हैं इस तमाम मामले में। और दूसरा ये कि जारेड कुशनर जो हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के दामाद भी हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन जेडी वहां जरूर ये चाहेंगे कि कोई बड़ी चीज जो है एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनके नाम पर आ जाए जो पॉजिटिव हो। क्योंकि जाहिर आगे इलेक्शन भी आने हैं, तो इलेक्शन भी तो लड़ने होते हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि बहुत मुतजाद चीजें आती हैं। किसी को आप प्रेशर टेक्टिक्स कह सकते हैं, और किसी को आप ये भी कह सकते हैं कि इन्हें खुद भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें मिला के आप जो है दोनों लेंस का इस्तेमाल करें इस वक्त अमेरिका को देखते हुए। नहीं, ये जो ट्रम्प साहब हैं, आज एक स्टेटमेंट, मीन मॉर्निंग में एक स्टेटमेंट, इवनिंग में दूसरी स्टेटमेंट, इसके अभी तक मतलब समझ नहीं आ पाई कि ऐसा क्यों करते क्यों है वो। किसी एक आप चीज से तो अकेले स्टिक करे ना। तो समझ नहीं आई, आधी दुनिया को समझ नहीं आई, आप पूरे अमेरिका को समझ नहीं आई। तो वो एक अजीब से फेज में ले गए हैं लोगों को, जहां पे वो सारा वक्त गेस करते रहते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि उनकी एक ट्वीट भी दूसरी ट्वीट से नहीं मिलती, वो भी कई दफा कॉन्ट्रोडिक्टरी होती है। तो ये तो सिचुएशन है जिसमें इस वक्त अमेरिकन भी हैं, और अमेरिका है तो पूरी दुनिया भी है कि उसका डोमिनो इफेक्ट सारी दुनिया पे जाता है अनफॉर्चुनेटली। और मैं आपसे रिजी साहब की तरफ बढ़ूंगा, आपकी तरफ आऊंगा और आपसे यही पूछूंगा कि अमेरिकन क्या सोच रहे हैं। रिजी साहब, लेटेस्ट रिपोर्ट पुट आउट की है यूनाइटेड नेशन ने, और उसमें 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने की तरफ जा रहे हैं इस ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो पाकिस्तान के कितने लोग शामिल होंगे जी इसमें? देखें, जुल्करन तय जंगें जब होती हैं वो तबाही लेके आती हैं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन जब हम अभी यूएन की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे इस रिपोर्ट के ऊपर भी डाउट है कि ये रिपोर्ट है किस टाइम फ्रेम को लेके प्रेजेंट की गई है, उसके अंदर भी टाइम फ्रेम नहीं बताया। एक ओवरऑल हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में 45 मिलियन पीपल जो इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट हो रहे हैं, वो नंबर शॉर्ट है, बहुत कम है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, इससे ज्यादा होगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। उसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 250 मिलियन है, ईरान की पॉपुलेशन तकरीबन 100 मिलियन के करीब है, ठीक है। 350 मिलियन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है ईरान के ऊपर एक आया, और पाकिस्तान का इनडायरेक्ट इफेक्ट आना है, क्योंकि पाकिस्तान नेचुरली डिपेंडेंट है एनर्जीज के ऊपर, इंपोर्टेड एनर्जीज के ऊपर। पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाईज जो है, गो के हमारा फ्यूल सप्लाई मेंटेन रही, हमने समाव मैनेज किया, सबसे ज़्यादा स्मार्टली प्ले किया। अपना हरमस बंद होने के बावजूद भी हमारा फ्यूल, हमारे जहाज मूव करते रहे। लेकिन
उसका जो इंटरनेशनल प्राइस का इम्पैक्ट है वो तो हमें बर्दाश्त करना पड़ा। जो हमारा $70 पे क्रूड था वो हमें 125 पे ही परचेज करना पड़ा, जो 100 पे आ गया। और ये वो इम्पैक्ट है जो हमारे हर किसी को पाकिस्तान में मैं पूछना चाहूंगा 125 पे तो देखे मैक्सिमम गया है जी, अब उसके बाद तो ये 100 पे आ गया। हाँ जी, बिलो 100 है एट जी, द मोमेंट 99 के करीब, 99 100 चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि तो वो पाकिस्तान ने जरूर 125 पे खरीदना था। नहीं, वो उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी थी कि हर कोई अपने को सिक्योर कर रहा था। आपकी बहुत ज्यादा बाइंग 125 वाली नहीं है, लेकिन समहाउ कुछ बाइंग है, बहुत ज्यादा बाइंग नहीं है। उस पर एडजस्टमेंट हो जाती है, जब वेटेड एवरेज आती है तो उसकी एडजस्टमेंट में प्राइस एडजस्ट हो जाती है, वो तो एनीवे। लेकिन मैं कहता हूँ 70 की हम बात करते हैं, हमारे 70 से 30 यानी 30% तकरीबन इंक्रीज है मिनिमम, ठीक है। अब वो इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर आ रहा है उसको बड़ा खौफनाक है। उसका इम्पैक्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे आ गया, उसका इम्पैक्ट हमारी एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर आ गया। अब देखें इसमें एक बहुत बड़ा हमें इम्पैक्ट आपने देखना भी शुरू कर दिया। कभी हमने पिछले हफ्ते अभी जरा थोड़ी सी लोड शेडिंग कम हुई है, जब लोगों का प्रेशर बना तो हमने इम्पैक्ट देखा कि RLNG हमारी सप्लाईज बंद हो गई, ठीक है। RLNG सप्लाईज बंद हुई तो उसकी वजह से हमारी गैस की सप्लाई बंद हुई, हमारी गैस की पावर जनरेशन बंद हो गई। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेड कोल है वो भी इफेक्ट हुआ है, वो भी नहीं आ रहा, उसकी भी हमारी जो प्रोडक्शन है कोल की, जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर हमारे प्लांट्स है वो भी बंद हो गए। अब ये वो इम्पैक्ट हैं जो हमें जिसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट लेके आएंगे लोअर स्ट्रेटा के ऊपर। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, जो ऑलरेडी स्लो डाउन थी वो वार के इम्पैक्ट के साथ और स्लो डाउन होगी। तो मैं कहता हूं कि जो UN का नंबर 45 मिलियन का है, 4.5 करोड़ लोग का है, कम है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा लोग इससे पाकिस्तान अफेक्ट और कर चुके ईरान को ही हैं। मिला लें तो इसका हम 350 मिलियन लोग हैं जो इसको हम कहते हैं रनिंग हाँ जी, और हर किसी को ये इट्स नॉट बेरिंग टू एनी सेगमेंट। हम इसको कहते हैं गरीब से गरीब तर भी इफेक्ट कर रहा है, अमीर से अमीर तर भी हो रहा है। जिसकी इंडस्ट्री है वो भी इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है, उसको अपनी इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ यस, इवन जो नेबरिंग इंडिया है आपका, इंडिया के तो आपने देख लिया, इंडिया, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, और आप इवन यूरोप के कंट्री देख लें, आप सिंगापुर देख लें, आप थाईलैंड देख लें, वहां पे तो राशनिंग होना शुरू हो चुकी है फ्यूल की, वहां पे तो लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, लंबी लंबी लाइनें आ चुकी हैं। ये तो आप सिर्फ इस तरह से बच गए हैं कि यू हैव स्मार्टली प्लेड, आपने वो राशनिंग वाली तरफ नहीं गए, आपकी फ्यूल सप्लाईज मेंटेन रही, स्टेबल रही, लेकिन प्राइस का इम्पैक्ट तो आप नहीं रोक सकते। आपको फ्री में तो कोई तेल नहीं देगा, फ्री में दे भी देगा। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब कहता है फ्री में तेल है लेकिन उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आपने बेयर करनी है ना। वो भी कर लेना यार, हम इतना ज्यादा उनको नहीं, वो तो उन्होंने हमारे साथ किया और हमने हमेशा उन्होंने जेट्स भेजे हैं उनको, काफी हम उनकी $2 मदद कर अरब रहे हैं। उन्होंने दे दिया, बाकी भी थोड़े उन्होंने वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेसिकली फर्स्ट और इम्पैक्ट। मैं बिल्कुल आपकी तरफ इस पे आऊंगा कि सऊदीया और कतर जो हमें बेल आउट कर रहे हैं, और UAE का क्या बना और आगे क्या बनेगा, और कभी दोबारा हम दोबारा से फ्रेंड्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। गितिरा आपकी तरफ आपसे क्वेश्चन है कि अमेरिकन, आप DC में बैठी हैं, अमेरिकन का क्या सेंटीमेंट है टुवर्ड्स स्पेशली ट्रम्प? देखिए, इसको तो शुरू से ही एक अननेसेसरी और वॉर ऑफ चॉइस का नाम दे रहा है अमेरिकन मीडिया भी, और अमेरिकन पब्लिक जो है इसमें बिल्कुल भी इसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। आप इसको अगर इराक वॉर से भी कंपेयर करते हैं बहुत से लोग, तो उस वक्त बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसके हामी थे कि बहुत जरूरी है इसका, हमें जाना चाहिए, इन्वेजन होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जब से ये वॉर शुरू हुई है, यहाँ पे ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है। सेंटिमेंट है वो बहुत एंटी वॉर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं था, इट्स नॉट आवर वॉर, और ये हम जो है इसराइल के बहस पे ये वॉर लड़ रहे हैं उनके मफादात को गने और उनके इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए। और ये एक तरह की वेव चली है अमेरिका में, विच इज द वेरी मच एंडी, जो है आप ये समझें कि इसराइल के मफादात को क्यों गार्ड कर रहे हैं अमेरिका के पॉलिटिशियंस। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख में बहुत ही कम हुआ है कि अमेरिकन की इतनी बड़ी तादाद जो है जो पोल्स आ रहे हैं और इस वक्त खिलाफ है, जो है ईरानी जो मदद की चाहती हूँ, जो इसराइली गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। अभी बहुत लेटेस्ट पोल्स आए हैं और उनमें आपको रिपब्लिकन्स में जो है वो बहुत बड़ी तादाद, मेन अंडर 50 जो हैं उसमें आपको नजर आ रही है -44 में उनकी इनकी रेटिंग चल रही है इनके साथ, इनकी पॉपुलैरिटी की, इसराइल की गवर्नमेंट की। और डेमोक्रेट्स में इससे भी क्या गुजरा हाल है, उसमें -55 से भी ऊपर है। तो आप ये देखिए माइनस में और कहाँ कहाँ हालात चल रहे हैं। सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी तो मुझे बताइएगा कि आगे मिड टर्म आ रहा है, नवंबर में कांग्रेस का इलेक्शन है, तो इसमें रिपब्लिकन घर नहीं चले जाएंगे इस इलेक्शन में?
नहीं, घर तो नहीं जाहिर है जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि हाउस जो है और सेनेट में जो हाउस है स्पेशली, उसमें जो है जो तरकीब है इस वक्त, जो जितनी होल्ड है मीन इनका काफी मीन है, तो मेजोरिटी स्लिम सा, लेकिन डेमोक्रेट्स की आ जाएगी, स्लिम आई मीन टू मेजोरिटी से। है, हाँ जी। लेकिन दे कैन इजीली लूज इट। और इस वक्त अभी आगे वर्जीनिया इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ये चीजें जो हैं इनको इम्पेक्ट कर रही हैं और करेंगी। उसकी वजह, अभी देखिए एक इलेक्शन हुए थे एक खाली सीट पे, जहां से खुद जहां पे घर है सदर ट्रम्प का, मारा लागो से, वहां पे एक डेमोक्रेट जीत गई है। जी। तो ये इनके कोई अच्छे हालात नहीं है। ऊपर से जो अंदर के हालात थे इन्फ्लेशन वगैरह को लेके, वो काफी पहले ही तशवीशनाक थे। और अब ये वॉर को तो झेलने का ना मूड है अमेरिकन का। और स्पेशली जो गाजा में उन्होंने जो कुछ देख लिया है, ये तो बिल्कुल इनकी जो एक दिमाग है वो बिल्कुल बदल गया है, बहुत हद तक चेंज आई हुई है। तो इवेंचुअली क्या ट्रम्प की इम्पीचमेंट होगी? ट्रम्प को मीन प्री मेच्योरली घर जाना पड़ेगा? देखिए उनके बारे में तो लोग कहते हैं कि जी आप जो है वो आर्टिकल वो भी इन्वोक कर दें, 25 है मेरा ख्याल है वो, कि आप उनको ये तो मेंटली जो है ये नहीं है, बहुत सी इनकेपेबल हैं और इनकी कैपेसिटी नहीं है। वो एक आर्टिकल है जिसके तहत जो है आपको रिमूव किया जा सकता है, वो तो उसको इन्वोक करने की बातें भी होती हैं, लेकिन ये पहले हाँ, भी वो हुई थी, ये मुश्किल इनके है। पहले हाँ जी। टर्म में भी हुई जी थी, जी। कुछ नहीं हुआ था। और पहले ये इम्पीचमेंट से भी बच जाते हैं, मेरा नहीं वो आप याद रखें कि वो फेलन भी हैं, उसके बावजूद वो प्रेसिडेंट है। तो इतने हालात जुडिशरी के और मामला इतने सीधे नहीं है अमेरिका में, किसी भी वर्ल्ड कंट्री के मुकाबले में इनके काफी ज्यादा जो है हालात दगड़ू हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। अलबत्ता आने वाले इलेक्शन जो 2028 के होंगे, वहां पे तो मेरा ख्याल है, अगर आप अब जो इनके हमेशा से एलाए रहे हैं और जिनकी वजह से इन्होंने इतना साथ दिया और ईरान में भी चले गए लड़ने के लिए, जो कि इनकी बजाय जंग भी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं हम किस तरह अंडर थ्रेट है, हमें प्रूव करें। सही सही तो सही। ये तो है, इनके अपने ऑफिशियल्स भी छोड़ छोड़ के गए और उन्होंने भी यही कहा कि हम्म। देखें हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम इस जंग में क्यों हैं। तो हम्म। जब अगर आप सेल ही नहीं कर सके उस जंग को अमेरिकन को, तो वो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आर यू एक्सपेक्टिंग? तो देयर इज नन, राइट बहुत राइट कम राइट। है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जवाज रिजवी साहब, ये बताएं कि 2 बिलियन डॉलर तो हमें आ गए सऊदी अरेबिया से, 3 बिलियन का उन्होंने कमिट किया है, तो हम थोड़े से ज़्यादा नहीं उनसे ले सकते थे पैसे? मेरे ख्याल में अभी जो हमें पैसे मिल रहे हैं ना, ये तो इमीडिएट जो हमारा अरेंजमेंट था, जो हमें यूई को पे करने थे और हमने इम्पैक्ट हमारे एक्सचेकर पे ना था, और आईएमएफ के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं उनको हमें जिसे कहते हैं सेल थ्रू करने के लिए दिए गए हैं। इसमें अभी जो हमें इस सारे वॉर को अवॉइड करने का, चीज़ों को कंट्रोल करने का, मतलब इनफैक्ट अगर पाकिस्तान इस क्या नाम है पीस पैक्ट को करवाने में कामयाब हो जाता है, तो वो एक्चुअली ना उसने ईरान को बचाया ना अमेरिका को बचाया, उसने बेसिकली मिडिल ईस्ट को बचाया, उसने अरबों को बचाया, जीसीसी को बचाया। गुड। और उसका रिजल्ट जो है उसको मिलेगा इन रिटर्न के। आपने कतर के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी कि अमेरिकी अब अपने अड्डे यहाँ साफ करें और जाएं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट कतर ने शायद 3 बिलियन कमिट किया है, उन्होंने 3 बिलियन 3 बिलियन कमिट किया है। प्लस उससे बड़ी स्टेटमेंट है ना, वो कहते हैं अब यहाँ से अमेरिकन अपने अड्डे समेटते और जाएं। 13 अड्डे जो है ये शैतानी चरखा है। ये बहुत खौफनाक स्टेटमेंट है कतर की तरफ से, क्योंकि आप देखें अल हदीद बेस जो है कतर में है और वहाँ उनका पूरा जिसे कहते हैं मेजर जनरल बैठ के पूरा कमांड करता है वहाँ पे। तो क्या ये अड्डे पाकिस्तान को मिलने वाले हैं? ये दिस इज द पॉइंट। उसने ये कहा भी है कि अब जो है अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलके एक अलायंस बनाए, नेटो की तरह का मुस्लिम अलायंस, और ये सारी चीजें खुद संभालें। तो पाकिस्तान का डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान एक अकेला जो है एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान का उसमें रोल बहुत बढ़ जाएगा। जब रोल बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो आप देखते हैं कि नेटो, जब ट्रम्प नाराज हुआ यूरोपियन कंट्री से, नेटो आने वाली है जी बिल्कुल। मुझे तो मैं इस अकॉर्ड के साथ बहुत पॉजिटिव हूँ कि यहाँ पे चीजें चेंज होंगी। मैं इसको एक और लिंक करता हूँ कि सऊदी अरब ने हमें कमिट किया हुआ था, इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि हमारा ग्वादर में उन्होंने रिफाइनरी और नेफ्ता क्रैकर लगाना था। नेफ्ता क्रैकर जो है वो $12 बिलियन का जो कहना प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर पूरी जिसे कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है उसमें, और उससे हमारी अपनी भी जो रिक्वायरमेंट थी पूरी होनी थी, हमने एक्सपोर्ट भी करना था।
तो अब वो जो हमारे सारे मामला आपको पता प्रोसेस चलती रही, BL TTP सारे मामला, तो जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगी तो करेगा। तो अब ये अगर ये होता है अकॉर्ड, तो ये पीस नेचुरली आएगा। जो BLA को, अफगानिस्तान को आपने अच्छा खासा मारा, उन्हें समझाया कि भाई इंसान के बच्चे बनो, अफगानी भी बन गए। BLA आपको पता है कि ईरान के उससे ऑपरेट होता था, हमारे पास अभी तक जो उनका बैठा हुआ है, हमारे पास रेस्ट है इंडियन स्पाई जो है, तो वो भी क्लोज होगा। जब चैप्टर क्लोज होगा, पीस क्रिएट होगा, नेचुरली जो आपका जो है वो कराची भी प्रोग्रेस करेगा। आपने ट्रांसशिपमेंट्स ये जंग के दौरान में करके दिखा दी, ग्वादर भी करेगा, इसका इम्पैक्ट आपके पूरे ग्वादर में सऊदीया इन्वेस्ट करेगा जी। ग्वादर का तो सारे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो ग्वादर के इंटरेस्ट को इस वजह से डिले हुआ था कि हमारे जो BLA की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से इशू था। वो तो देखें $12 अरब एक दिन में तो लगने नहीं है, वो एक पूरा प्रोसेस है। और $12 बिलियन का आप देख लें इम्पैक्ट क्या होगा बलूचिस्तान के लिए, ग्वादर के लिए और पाकिस्तान के लिए। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, लॉन्ग टर्म होगी, और ये कमिट कर चुका है सऊदी। जी, ये तो पहले हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, लेकिन वो डिले है। गीती, ये बताएं, आपकी अमेरिकन डिप्लोमेट से मुलाकात रहती है, कितने होपफुल हैं कि ये बिग डील बिटवीन अमेरिका एंड ईरान हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा? देखिए, इसमें बहुत मुतफरक किस्म की आरा हैं। उसकी एक वजह है कि जब टीम की तरफ आते हैं तो मैंने आपको बताया कि उस टीम पे किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन उस टीम को के पास जो निगोशिएट करने पहले गई थी उसके पास कितने इख्तियारात हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हो सकता है कि तमाम चीजें जो कि ज्यादा इम्कानात यही है कि चीजें तय पा गई हैं। जाहिर है फील्ड मार्शल भी ईरान में थे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिडल ईस्ट का दौरा, फिर तुर्की, फिर तमाम लोगों से मिलना, इजिप्ट के लीडरशिप से मिलना। तो ये सारी जो चैनल 2 पे एक डिप्लोमेसी चल रही है वो बहुत तेज रही है पाकिस्तान की, वो बहुत काबिल सताइश है। जब से ये इन टॉक्स को मुमकिन बनाना इस्लामाबाद से लेकर, उनके बाद ये लग रहा था कि जी टोटल कोलैप्स हो गया और बेवकूफों की तरह हमने आपके ख्याल में मीडिया को देखा भी है इस पे खुश होते हुए। फर्स्ट राउंड क्यों कोलैप्स किया? उसमें ही ब्रेक थ्रू का क्यों नहीं चांस मिला? मैंने तो शुरू में भी यही बात का जिक्र किया है कि इसके ऊपर तो अब ईरान खुद बोल चुका है, रागची बोल चुके हैं इसके ऊपर। तो एम्बेसडर पाकिस्तान में उन्होंने बोला है कि भी सब कुछ तय पा गया था और हमारा यही ख्याल है कि हम इनको कहीं से फोन तो वहीं से आया। उन्होंने तो कहा अपने मास्टर्स को खुश करने के लिए उन्होंने कहा है। और नेतन्याहू ने तो बाद में कहा भी कि मुझे ब्रीफ किया है JD वॉन्स ने अपने फोन से, जैसे ही वो मीटिंग से निकले हैं एयरक्राफ्ट से। अब इसकी क्या तुक बनती है? कोई तुक नहीं बनती। यहाँ पे बहुत तनकीद हो रही है कि एक फॉरेन कंट्री का एक हेड है, उसको अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट क्यों रिपोर्ट कर रहा है? तो ये तो बहुत, यहाँ पे तो बहुत सवाल उठ रहे हैं अमेरिका में। डोमेस्टिकली तो बहुत ज्यादा हॉट वाटर्स में है अमेरिका, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है अपनी इन्हीं वजूहात की बना पर। अभी कितने कामयाब होंगे? तो यही है कि अब तक कितनी चीजें तय पा गई हैं। तो ये वहां पे तो अब बैठ के राउंड 2 उस तरह नहीं मेरा ख्याल होगा। ये इस सारे जो प्रोसेस चल रहा है इसमें ही बहुत सारी चीजें तय पा गई होंगी, अगर पा चुकी हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बिल्डअप जो है, मिलिट्री बिल्डअप भी इलाके में हो रहा है, वो भी खामोशी से ये किए जा रहे हैं। इन्होंने जो है जनरल मोटर्स और फोर्ड को भी कहा है कि आप जो है अपना असला बनाना शुरू करें। इसकी वजह तो ये एक ही कह रहे हैं कि भाई हमारे स्टॉक पाइल्स नीचे चले गए हैं, टमाहॉक्स बहुत पीछे चले गए, 5 साल पीछे चले गए, हमने इतने यूज किए हैं। ये तो इन पे आ रही है ना बातें। अब GM-4 तो वियतनाम की वॉर के बाद से मेरा ख्याल है उन्होंने तो बनाया ही नहीं है असला। तो वो कह रहे हैं कि हम तो हमारी तो की कैपेसिटी फोल्ड कर चुके हैं, हम अब दोबारा से शुरू करें। तो इनके पास तो बहुत चीजें हैं जिसके ऊपर से कभी कभी शक होता है कि भाई ये क्या करने लगे हैं। अब मे भी ये रिप्लेनिश कर रहे हैं अपने जो एग्जॉस्ट कर चुके हैं ये इतने लंबे चौड़े असले को, डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों पे इसराइल की बचाव के लिए, कोट अनकोट। तो क्योंकि अमेरिका को तो कोई खतरा नहीं था ईरान से कभी भी। ये तमाम जंग जो है वो सिर्फ एक ही मुल्क के लिए की गई है और ये सारी दुनिया को पता है। तो अब देखिए क्या होता है। वो लबनान में भी चैन से बैठता है या नहीं बैठता इसका कुछ पता नहीं है। वो मुल्क आपको पता है किसमें 10 दिन का सीज फायर तो हो गया और बुला भी लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। करते रहते हैं और सीज फायर वो तोड़ते रहते हैं। वो मतलब उन एंडलेस सीज फायर उन्होंने नंबर्स ऑफ टाइम तोड़े हैं कि जो पिछली उन्होंने सीज फायर कर रखी थी लबनान के, तो उसको ये रिपोर्ट किया जाता है कि 35,000 दफा उन्होंने जो है किया था, मतलब उसको वायलेट। तो वो तो रोज की बुनियादों पे करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ये बताएं कि जनाब आसिम मुनीर जो है इस टाइम ईरान में है और पूरे वेस्टर्न मीडिया एंड इवन लोकल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो एक ख़ास मैसेज जो है वो ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वो ईरान को उन्होंने ट्रांसमिट करना है, पहुंचाना है। तो आप उसको आप ट्रांसमिट कर पाइए, वो कौन सा मैसेज है?
नहीं, ये इतनी खतरनाक बाउंड्रीज में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। इट्स कंप्लीट स्पेकुलेशन और कुछ प्राइमरीली भी मतलब चीजें वही हो वही रही सारा है। स्पेड वर्क हो रहा है कि इस मरतबा सेकंड टाइम ये जी जी, कोलैप्स ना करें अगर हो जाए। मेरा ख्याल है वो चाहते ही हैं कि किसी किस्म के अकॉर्ड पाकिस्तान में तय पा जाए, और जिन पे सिग्नेटरीज जो हैं वो मौजूद हों इस्लामाबाद में। और जो इतनी कोशिश है इतनी लंबी, और इसमें पाकिस्तान के साथ और ममालिक भी हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी ही दफा कह चुके हैं ये बात कि देखिए इसमें तुर्की भी है, इसमें सऊदीया भी है, इजिप्ट भी है, और ममालिक भी हैं जो ये जो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये डील तय पाए। क्योंकि सऊदीया को तो अब ये भी मसला है ना कि उसका रेड सी का जो पोर्ट है वाहिद जो इस वक्त चल रहा है, उस पे जो है हौसी हमला ना करना शुरू कर दें अगर यहाँ पे ये ब्लॉकेड रहता है तो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मिडिल ईस्ट में चीजें। उनको जल्द से जल्द निपटा देना ही जो है वो समझदारी है। अब देखिए कितनी समझदारी का मुजाहरा करते हैं ईरान और अमेरिका की जो गवर्नमेंट्स है दोनों। राइट राइट। जवाद रिजवी ये बताएं यार कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात क्या प्रॉब्लम पड़ गया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कई सालों से रखे हुए, कई डेकेड से रखे हुए $3.5 बिलियन वापस मंगवा लिए। पाकिस्तान ने भी कहा ले ले यार कोई मसला नहीं है। अब क्या हमारे मतलब कॉर्डियल रिलेशन नहीं रहे, हमारी दोस्ती नहीं रही, या नए सिरे से दोस्ती और दोस्ती का मामला जो है वो तय होगा? देखें जुल्फिकार ताहिर, इसके अंदर ना बहुत कुछ चीज़ें ना जियोपॉलिटिकल है। वाहिद जो है इस वक्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ओपनली वो है यूएई मिडिल ईस्ट के अंदर बैठ के, और किसी मुल्क ने नहीं किया। उन्होंने अपने रिलेशन बनाए। जब ये वॉर शुरू हुई तो उसके अंदर एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि पिछले जब से इनका रिलेशन ओपन हुआ है जो हमारा यूएई और इसराइल का, तो एक हफ्ते में तेल अवीव और जो अबू धाबी के दरमियान 47 फ्लाइट्स हो रही हैं डेली एक वीक में, जो उससे पहले एक भी नहीं थी। आप नंबर ऑफ फ्लाइट्स देखें कितनी, उनका रिलेशन कितनी तेजी से वाइड हुआ, कितना उन्होंने थिक किया इसको, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान जिस ब्लॉक पे खड़ा वो एंटी इसराइल है, क्लैरिटी के साथ कि इसराइल से कोई लेना देना नहीं है। अब ये ब्लॉक बना इंडिया, यूएई, इसराइल, बाकी ब्लॉक बन रहा है रेस्ट ऑफ दी जीसीसी एंड पाकिस्तान। तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान को हम स्क्रू कर सकते हैं। पाकिस्तान क्या नाम है बहुत ज्यादा कमजोर है इकोनॉमिकली, उसको हम जरा प्रेशर देंगे तो चीजें निकाल लेंगे। उन्होंने पैसे मांगे पीछे से बिग ब्रदर सपोर्ट के साथ, उन्होंने कहा जी पैसे दें, इनका मुंह बंद करें, क्योंकि उनकी एक अपनी लड़ाई है। एमबीएस और एमबीजेड की अपनी एक लड़ाई चल रही है रीजन की। लेकिन फ्यूचर में तो पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज होता डेफिनेटली हो रहा है ये सारे सिनेरियो में। आप देखें उसके बाद चीजें तो उनको यूएई के पास क्या ऑप्शन होगा? वही मैं बता रहा हूँ, उन्होंने देखे ऑप्शन, उनको समझ आना शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हम जो हमने कमिट किया था डीपी वर्ल्ड की, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी पाकिस्तान में पॉडकास्टिंग के अंदर $10 बिलियन की हमने कमिटमेंट जो की हुई हम करेंगे। क्यों उनको ये ख्याल आया करने का? कि उन्हें नजर आ रहा है कि वी शैल नॉट लूज द ग्राउंड। अगर वो ग्राउंड लूज करते हैं तो उनके पास, उन्हें ये नजर आ रहे हैं कि सऊदी अरब बड़ा इन्वेस्टर है, कतर उनसे बड़ा इन्वेस्टर है, और उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी नहीं है। एमबीजेड साहब शायद किसी मेरे ख्वाब में कि इसराइल के साथ में मिलके तो मैं जो हूँ रीजन को जीसीसी का किंग मैं बन जाऊंगा, जो एमबीएस इस वक्त उसका रोल है हमेशा से है वो रहता है। तो ये सारे सिनेरियो के अंदर यूएई मेरे ख्याल में शायद गलत पता खेल गए, जैसे इंडिया गलत पता खेला, इंडिया की सिचुएशन बनी, तो वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान इसका बेनिफिट लेगा। और अभी आप बात कर रहे थे, मैं एक जरा सी उसके अंदर इनपुट देना चाह रहा था कि ये जो करते हैं फिर एक आखिरी कमेंट लेना मैंने ये इसके अंदर जो हम कह रहे थे कि जो फर्स्ट राउंड हुआ था, तो फर्स्ट राउंड में मेरी इतलात ये है कि दोनों पार्टियां साइंड एक दूसरे के कागज पॉइंट्स लेके जो एग्री हुए हैं वो लेके अपने टॉप मैनेजमेंट के पास लेके गई हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। क्योंकि उनका जितना था रोल, जितने एम्पावरमेंट के साथ आए थे, उन्होंने वो अपना काम पूरा किया है। उसके बाद जो एक्टिविटीज आ रही है वो अपने बॉसेस और वो अपने बॉसेस, और बीच में जो लुच फ्राई जिसे हम कहते हैं ना, उसने भी कहा कि मैंने इसराइल से बात की और ये रिपोर्ट भी हुआ 6 दफा क्या नाम है वाशिंगटन बात की, 2 दफा उससे बात की। तो ये सारे मामला इस वजह से चीजें शायद डिले हुई और वो खुद साइन नहीं कर सकते थे। डेफिनेटली दोनों तरफ से प्रेसिडेंट ने आना है, तो सेकंड राउंड होने ही होना था। राइट। गीती, आखिरी कमेंट कर दीजिएगा ये कि आपको लग रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान एग्री कर गया है कि यूरेनियम का जो स्टॉक है उसके पास, उसको सरेंडर कर देगा, यूरेनियम के ऊपर मीन टोटली एग्री कर जाएगा जो अमेरिका चाह रहा है उससे? देखिए उनकी अब वो अफजूदी का जो लेवल अब वो जिस पे लाना चाह रहे हैं सदर ट्रम्प, जो पहले बात हुई थी कि वो अपने सिविलियन उसके यूसेज के लिए जो रखना चाहते हैं, और जहां तक इस बात का सवाल है कि वो न्यूक्लियर एसेट बनाने की तरफ जा रहे थे, न्यूक्स बना के, देख तो ये आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, सदर ओबामा ने इनके साथ एक बहुत साल लगा के डील की थी ईरान के साथ, उसमें ये तमाम 2016 में चीजें
ऐसी ही मौजूद हैं जैसी इन्होंने इतना चिल्ला काटने के बाद आज ये जहां पहुंचे हैं सदर ट्रंप, तो ये इनकी बेहतरीन डील, ये जो हासिल कर पाए हैं, ये तकरीबन वही डील है जो ओबामा पहले ही कर गए थे। इन्होंने आते ही सबसे पहले उसको उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि ये इसमें तो बड़ी सहूलतें मिल रही हैं, इनके ऊपर जी तो हाँ, जो जी हाँ। सैंक्शंस हट जाएंगी, ये सब कुछ यही करेंगे। अगर ये करेंगे तो ये भी यही सब कुछ करेंगे। अब ये बात कि वो इनको जो ऑलरेडी अफजूदा है, जो 60% से ऊपर है जो यूरेनियम, वो इनको हैंड ओवर करते नहीं है, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। लेकिन ये बात वो क्लियर पहले भी कर चुके थे। सही सही सही। थैंक यू गीतियारा, थैंक यू जवाद रिजी साहब फॉर योर इंसाइट इन द प्रोग्राम। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।